वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राहुल चौधरी। बेसिकली आज है 15th जैन 2022 और आज हम देखेंगे द हिंदू का एनालिसिस। द आंसर इज नो। द हिंदू का एनालिसिस आज नहीं हो पाएगा क्योंकि पोंगल के कारण आज के दिन पेपर नहीं छपता है, तो आज है अवकाश द हिंदू का। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो भी है पीछे का हम वो रिवाइज कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं आज के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि सारे न्यूज को कवर अप करना मतलब इम्पॉसिबल सा है। एक वीडियो में सारे न्यूज़ को कवर अप कोई भी नहीं कर सकता। मेन चीज़ ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होता है, साथ ही साथ आप सारे न्यूज़ याद भी नहीं रख पाएंगे। ये मतलब एक अटल सत्य है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी सी मैगजीन या फिर एक अच्छा सा वेबसाइट या फिर अच्छा सा न्यूज़पेपर आप उसको फॉलो करें। यहाँ पर वीडियो के अंदर में मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि 50-60 मिनट की अगर हम वीडियो बनाए उसका कोई फायदा नहीं है। 10-15 मिनट में रैप अप करें, फटाफट सबका टाइम बचे और फिर आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। इसको वीडियो को देखने के बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठेंगे तो आपको काफ़ी जो है चेंज अपने आप में दिखाई देगा। तो फिर भी हम कुछ करंट अफेयर्स जो पीछे के दिनों की बीती यादें हैं उसको थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 15th जैन 2022 है आज, यहाँ कैलेंडर लगा दिया है मैंने। 141 डेज आर लेफ्ट। किस चीज़ में? यूपीएससी की जो परीक्षा आने वाली है 5 जून 2022 में, तो उसमें सिर्फ 141 दिन बचे हैं। तो तैयारी अपनी अच्छी रखिएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिएगा, सारे गोल्स वगैरह सब देख लीजिए अच्छे से। पहली जो स्टोरी हम कवर अप करने जा रहे हैं वो है नीट इनिशिएटिव। नीट क्या है? ये मेडिकल एग्जाम वाला नीट नहीं है। दिस इज नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, दैट इज द नीट, राइट। किसने लॉन्च किया है? लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसका 3.0 वर्जन ये लोग निकाल रहे हैं। ये जो मॉडल है, ये जो यानी जो भी ये अलायंस है, जो भी ये इनिशिएटिव है, ये एक पीपीपी बेस्ड मॉडल है। पीपीपी क्या होता है सर? पीपीपी होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, कि पब्लिक की भी पार्टनरशिप रहेगी, प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टनरशिप रहेगी, ऐसा कुछ मॉडल बनता है, उसे पीपीपी मॉडल कहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से कौन सी हैं? तो एडटेक की जो कंपनियां हैं जो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं, तो वो लोग इसमें मिलकर इस मॉडल को तैयार कर रहे हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसका नाम है AICTE। AICTE का क्या मतलब है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ AICTE। अब इसमें बोला जा रहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, कस्टमाइज लर्निंग बनाएंगे, ई कंटेंट करेंगे। ई कंटेंट मतलब डेवलप करेंगे ताकि जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, चाहे वो सोशल पैमाने पे हो या इकोनॉमिकल पैमाने पे हो, उन सबको मदद मिले। साथ ही साथ ये मॉडल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई थी उस पे जो टेक्नोलॉजिकल दावे किए जा रहे थे उसके साथ कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करती है। अब इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? इस मॉडल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एडटेक है वो भारत में काफी ज्यादा विस्तार कर रहा है। मोटा मोटी लगभग 4,500 स्टार्टअप्स इसमें काम कर रहे हैं, जिनका वैल्यूएशन अगर हम डॉलर में निकालें तो 700 मिलियन का डॉलर है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसके अंदर में। दैट्स वाई गवर्नमेंट भी अब एडटेक कंपनीज के साथ इस चीज को एक्सप्लोर करना चाह रही है। अगले 10 सालों में देखेंगे इस पर क्या बात होती है। तो 10 साल के बाद फिर मेरी वीडियो आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे, जरूर बताना कमेंट थ्रेड में कि देखोगे कि नहीं देखोगे, राइट। सो दिस इज द नीट इनिशिएटिव, राइट। और क्या न्यूज है अपने पास? दूसरी न्यूज है, इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। बहुत ही डैशिंग से लग रहे हैं ये। इनका नाम है एस सोमनाथ, नाम याद रखिएगा। एक सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट हैं ये। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। और इनकी अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें तो काफ़ी सारा काम किया। दैट्स वाई ही इज द चेयरमैन ऑफ इसरो एंड द स्पेस सेक्रेटरी ऑल्सो, राइट। बेसिकली इतने बड़े लोग हैं तो इतनी पोजिशन पे आ पाते हैं तो बहुत दम लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है कि PSLV, GSLV मार्क 3 जो भी है प्रोजेक्ट, उनमें इन्होंने काम किया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे काम किया है। और फिर इन्होंने बाद में जो हमने 2014 में क्रायोजेनिक इंजन्स बनाए थे उनमें भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। इसरो की थोड़ी अगर हम बात कर ले तो 1969 में ये बनाया गया था। पहले इनका नाम क्या था? इनकॉस्पर करके इनका पहले नाम था। इसरो पहले 1962 में इनकॉस्पर बनाया गया था, बाद में 1969 में फिर उसे इसरो में कन्वर्ट किया गया। इनकॉस्पर क्या था? इनकॉस्पर था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, राइट। इनके कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। पहला इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट था, जो इसरो द्वारा बनाया गया था। और साथ ही साथ इसमें जिसने मदद की थी सोवियत यूनियन, उस वक्त जो USSR था, 19 अप्रैल 1975 में, तो इन्होंने उस वक्त मदद की थी। 1980 में फिर हमने रोहिणी नाम का जो एक सैटेलाइट था वो लॉन्च किया था बाय SLV-3 का, हमने इसमें यूज़ किया था। और अभी 2021 के अगर हम थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लें तो अमेजोनिया 1, यूनिटी सैट, ST सैट, ये सब मेजर अचीवमेंट्स है। और भी बहुत कुछ किया है इसरो ने, काफ़ी मतलब लंबे दशक से काम करता आ रहा है। और UPSC की अगर आप देखेंगे
चाहे आप मेंस पेपर देखें, मुख्य परीक्षा देखें, या फिर चाहे आप प्रीलिम्स की परीक्षा देखें, तो इसरो पे काफ़ी सारे सवाल जो हैं लगातार आए जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट इसको कर रही है। तो इसरो को तो बिल्कुल ध्यान से करके जाना होता है। तो एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा इसरो के लिए, जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सारा जो कंटेंट है वो कवर अप हो जाएगा। चलिए, तीसरी क्या न्यूज़ है फिर अपने पास? तीसरी न्यूज़ है इंडिया यूके FTA। तो भारत और यूके के बीच में हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये तो छोटा सा मुद्दा है, मतलब जस्ट एज अ यू कैन कंसिडर इट एज अ पीस ऑफ अ हेडलाइन कि इंडिया और यूके के बीच में हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन यूपीएससी में क्या आएगा? यूपीएससी में पूछा जाएगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, क्या बेनिफिट्स इसके होते हैं। क्योंकि हमने कल भी एक आर्टिकल देखा था, लिबरल इकोनॉमिक्स इन इलिबरल सोसाइटीज। तो उसमें उन्होंने बोला था, अरुण मायरा जी ने, कि पिछले 30 सालों के अंदर में फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं, जो फ्री ट्रेड की जो बौछार लग गई है, ये होता चला जा रहा है, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं वो इलिबरल होती जा रही हैं। तो इकोनॉमिक्स पैमाने तो हम लिबरल चुन रहे हैं, लेकिन फिर जब बात आती है सोसाइटी में सोशल कोहेजन के उसमें, तो वहाँ पर हम थोड़े से इलिबरल हो जाते हैं। सो यूके का मैप भी लगा दिया है, देख लेना आप लोग वीडियो को पॉज करके। दिस इज स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट, ये पूरा यूके ही इसको माना जाता है। तो दोनों कंट्रीज ने इसमें मतलब एग्रीमेंट तय किया है कि हम FTA करेंगे भाई, और मतलब 2022 के एंड तक में उसे कंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ कुछ सेंसिटिव जोन थे जिसपे इन्होंने टॉक्स को, मतलब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टॉक्स थे उनको इन्होंने दूर किया है कि अभी इस पे बात नहीं करेंगे। और वो सेंसिटिव मुद्दे थे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स। तो इस पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं बात करने को। दिस FTA विल रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द टैरिफ्स ऑन द मोस्ट आइटम्स। तो FTA का तो मतलब यही होता है कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे देशों के साथ करते हैं तो कुछ जो टैरिफ्स होते हैं वो या तो काफ़ी कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। फ्री होने का मतलब ये भी नहीं होगा कि पूरा ही फ्री होगा हमेशा, कुछ टैरिफ्स तो देखो लगेंगे, लेकिन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। तो FTA थोड़ा फटाफट समझ लेते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अमंग देम। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक बिल्कुल प्रोटेक्शनिज्म या फिर इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म इससे उल्टा है। जैसे कि कोविड वगैरह आ गया था तो बोला जा रहा था कि अब ग्लोबलाइजेशन बेकार है, ग्लोबलाइजेशन को गोली मारो, सब अपने अपने काम में लगो, ना ये चीन के साथ ना इतना ग्लोबलाइजेशन होता, ना दूसरे देश की इकोनॉमी इतनी अफेक्ट होती वगैरह वगैरह बोला जा रहा है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सो इस तरीके की बातें जब कोई बोलता है कि यार उनको हटाओ, बैन करो, ये करो, दिस इज द प्रोटेक्शनिज्म, दिस इज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। तो इसका ठीक उल्टा FTA होता है। अब FTA की भी कैटेगरी है, इसमें आता है एक आपका PTA आता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आता है, फिर आपका CECA आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट होता है ये, फिर CEPA आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ये। तो दीज ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ FTA। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इंडिया और UK के बीच में क्या हुआ है, FTA साइन हुआ है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो भी फिगर्स आएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 2030 तक हम अपने सारे ट्रेड को डबल भी कर लेंगे, तो वो सब हम इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा उसमें देखेंगे कि भारत का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा घटा। बस जनवरी के एंड में आने ही वाला है, उस पर फिर बातचीत करेंगे। और क्या न्यूज़ है अपने पास? और न्यूज़ है ये न्यूज़ है अपने पास, असम मेघालय डिस्प्यूट, राइट। सो असम मेघालय डिस्प्यूट आप देख सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट इनके बीच में हो रहा है। 6 ऐसे इलाके हैं असम के और मेघालय बाउंड्री लाइन पे जिनको डिस्प्यूट का एरिया माना जा रहा है। तो लगभग यहाँ पे तानातानी चली रही है। सो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें कही जाती थी, राइट, इसका ठीक उल्टा चल रहा है, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म चल रहा है। अब ये 6 एरिया कौन कौन से हैं? अपर ताराबारी, गजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हाहिम, लांगपी, बोरद्वार, बोकलपारा, नोगवा, मातामूर, खाना पकारा, पिलंगाटा, तेस्ते मोरिया ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, खांडोली और रेताचेरा। तो ये सारे कुछ एरियाज है। अब ये एरिया इसमें जो है आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है और उसका नाम है लांगपी। ये आप देख सकते हैं लांगपी, ये रहा, ये मेघालय है और ये असम है। तो बोको और लांगपी, तो लांगपी जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि लाई करता है कहाँ पर? वेस्ट गारो हिल्स में ये करता है और असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट के भी बॉर्डर पे ये लगता है। तो अब हो क्या रहा है कि है तो वेस्ट गारो हिल्स में मेघालय के साथ, तो मेघालय कहता है कि भाई देखो जी ये तो इलाका तो हमारा है। अब असम कहता है कि नहीं, ये हमारे मिकिर हिल्स का पार्ट है और हम इसे अपना इलाका समझते हैं। अब हो क्या रहा है कि ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट्स वहाँ बनाए गए हैं वो सब असम से ही कार्व आउट करके लिए गए हैं। जैसे आप मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय को भी 1971 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत असम से ही निकाला गया था। सो काफ़ी सारे स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में जो है हैज़ बीन कार्ड आउट फ्रॉम असम, और असम के काफ़ी सारे झगड़े और राज्यों के साथ भी चल रहे हैं। ऐसा है कि नहीं कि बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ मेघालय के साथ ही चल रहा है, लेकिन और राज्यों के साथ भी चल रहे हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ जो बॉर्डर का मुद्दा है वो अभी भी
सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। साथ ही साथ मिजोरम के साथ जो मुद्दा है वो अभी नेगोशिएशंस के उसमें चल रहा है। तो दीज ऑल आर डिस्प्यूट्स, और ये अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए, क्योंकि भारत में जो हम आगे देख रहे हैं आने वाले साल, अगर हमें बिल्कुल अच्छा एक डेवलप्ड नेशंस में काउंट करना है अपने आप को, अपर मिडिल क्लास इनकम में अगर हमें आना है, तो इस तरीके की कॉम्बैटिव फेडरलिज्म के बजाय हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा। और दैट्स वाई होम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, उन्होंने बोला है कि 21 जनवरी को मेघालय अपना 50th स्टेटहुड जो है वो मनाने जा रहा है। तो हम 21 जनवरी को तब वो न्यूज़ देख लेंगे। तो उसमें उन्होंने बोला है कि विल ट्राई टू सेटल द थिंग्स बिटवीन आसाम एंड द मेघालय रिगार्डिंग देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, राइट। सो दीज ऑल आर फंडामेंटल थिंग्स यू शुड नो अबाउट। और क्या है अपने पास न्यूज़ में? तो द अनदर एंड द बेस्ट न्यूज़ इज इंडियन आर्मी डे है आज 15 जनवरी, 74th एडिशन है 2022 में, ध्यान रखना है आपको। तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन बहुत अलग रहा है, और ध्यान रखना है आपको कि इंडियन आर्मी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसमें 3 ही आती हैं, इंडियन एयरफोर्स आती है, इंडियन नेवी आती है, इंडियन आर्मी आती है। BSF, CISF, ITBP, दीज आर ऑल CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, ये आर्म्ड फोर्सेज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर हम देखें और क्या न्यूज़ है, दिस इज कथक फेमस डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला। तो इनका भी हाल फिलहाल निधन हुआ है। ये नाम थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम वगैरह में आ सकता है कि पंडित मुन्ना शुक्ला इज रिलेटेड टू व्हाट। तो बेसिकली डांस फील्ड से हैं, कथक से हैं। तो पंडित मुन्ना शुक्ला वॉज द अवॉर्डी ऑफ साहित्य कला परिषद, संगीत नाटक अकेडमी एंड सरस्वती सम्मान। कथक पे अगर हम जाने तो ये जो वर्ड है कथा, कथा आप समझते होंगे ना, स्टोरी, वहां से डिस्क्राइब किया गया है, और एक ये क्लासिकल डांस में भी काउंट किया जाता है। इस तरीके का डांस 15th और 16th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ था जब भक्ति मूवमेंट का प्रसार हो रहा था, और इसी दौरान इस तरीके के डांस को या तो विलेज डांस कहते थे जिसमें रास लीला यानी रिलीजियस स्टोरीज इसमें जोड़ी जाती थी, या फिर टेम्पल डांस में भी इसे कंसिडर किया जाता था। अब इसमें थोड़ी अगर टेक्निकल में हम जाएं तो इस तरीके के डांस में ज्यादा जो फोकस होता है वो किस पे होता है? फुटवर्क पे होता है। द मूवमेंट्स आर स्किलफुली कंट्रोल्ड एंड द परफॉर्म स्ट्रिक्ट लेग्ड बाय डांसर्स वियरिंग एंकल बेल्स। द तत्कार, ये शब्द थोड़े ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत ही अजीबो गरीब सवाल आजकल यूपीएससी पूछ लेता है, तो इस तरीके के वर्ड्स भी आपसे पूछ सकते हैं। द तत्कार इज द फंडामेंटल फुटवर्क इन द कथक। थोड़ा और क्लासिकल डांस देखें भारत के, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरला से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी ओडिशा से है, सात्रिया आसाम से है, मणिपुरी मणिपुर से है, मोहिनीअट्टम केरला से है। सो दीज ऑल आर द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, राइट। सो नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, पंडित मुन्ना शुक्ला, इनका क्या हुआ, इनका निधन हुआ है। जो और भी बहुत अच्छे अच्छे जो डांसर्स हैं, बिरजू महाराज हो गए, राइट, उनके भी थोड़ा आप जानते होंगे, तो थोड़ा बहुत आप इनके बारे में पढ़ के जाइएगा क्लासिकल डांस वगैरह से। क्लियर? सो दीज ऑल आर द न्यूज़ फ्रॉम द 15th Jan 2022। मिलेंगे अब सीधा मंडे को 17th Jan 2022 के द हिंदू एनालिसिस में। थैंक यू।